जयपुर से बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई आयोजित की और इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं और परिवेदनाओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मुद्दों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। तो मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम हमेशा की तरह आज भी आयोजित हुआ, जिसमें तमाम लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी पीड़ाओं को, अपनी परेशानियों को सीएम के सामने रखा और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लोगों की इन पीड़ाओं का समाधान हो, ध्यानपूर्वक रहकर सीएम भजनलाल शर्मा ने इन सभी परिवादियों की बात को सुना। आज सीएम भजनलाल शर्मा जन सुनवाई करते नजर आए। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई का आयोजन यहां पर किया गया था और तमाम लोग, पीड़ित लोग मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज यहां पर पहुंचे और सीएम के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा को रखा। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री लगातार जन सुनवाई करते रहे हैं और ये बहुत अच्छा माध्यम है। जब कहीं सुनवाई ना हो तो सीधा अपने प्रदेश के मुखिया के सामने लोग, तमाम पीड़ित, अपनी बात को रखने के लिए पहुंचते हैं। आज भी जन सुनवाई हुई, कैसी रही जन सुनवाई आज की? देखिए, बिल्कुल नंदनी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा का पूरा फोकस जन सुनवाई पर है और लगातार यही वजह, खुद तो जन सुनवाई करते ही हैं। सोमवार को जब भी जयपुर में उनका निवास होता है या रहते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, लेकिन सभी मंत्रियों को यह आगाह कर रखा है कि वो अपने घरों पर जन सुनवाई करें, विधायक जन सुनवाई करें, अगर प्रभारी मंत्री जिले के दौरे पर तो जन सुनवाई करें। तो जन सुनवाई में कई ऐसे लोग जो लगातार दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, वो अगर सही जगह अपनी बात रख पाए तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसे में सोमवार को जन सुनवाई सीएमआर में होती है। प्रदेश भर के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। अधिकतर समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही किया जाता है। हाँ, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं नंदनी, जिनमें कोई जांच की दरकार है या जिन कोई काउंटर भी, मान लो सामने से कोई शिकायत आई है या दोनों तरफ से कुछ बातें आई हैं सामने, तो उस तरह की समस्या हो सकती है जिनको एक जांच की दरकार होती है, जिनको समझना होता है, अधिकारियों को उनको भेज दिया जाता है। लेकिन अधिकतर समस्याएं उनका तुरंत निस्तारण किया जाता है, अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए जाते हैं और मौके पर ही लोगों को राहत मिलती है। आज भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली। प्रदेश भर से आए तमाम जो परिवेदना लेकर अपने आए, समस्या लेकर आए, उनका तुरंत ही समाधान किया गया। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जन सुनवाई, आमजन की समस्याओं को सीएम ने ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लोक परिवहन बस और डंपर में भीषण टक्कर हुई है। हादसे के बाद बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भिड़ंत के बाद बस हुई क्षतिग्रस्त और बस के शीशे तक फूट गए। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा बताया जा रहा है। सूचना पर खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। झालावाड़ 12 मेगा हाईवे बागेर घाटी की यह घटना बताई जा रही है। तो झालावाड़ में भीषण हादसा, बस और डंपर की टक्कर हुई है और बस में जो यात्री सवार थे वो इस हादसे के बाद काफी ज्यादा सहम गए, डर गए। काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब ये भिड़ंत हुई तो बस के शीशे तक टूट गए। लोक परिवहन की ये बस बताई जा रही है। बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। ओवरटेक करने के दौरान हादसा होना बताया जा रहा है। इसीलिए लगातार कहा जाता है कि जब सड़क पर आप वाहन चला रहे हैं तो बेहद ध्यान से और बहुत संयम के साथ चलाया जाना चाहिए, अन्यथा हादसे हो जाते हैं। और आज झालावाड़ के खानपुर में भी कुछ इसी तरीके का हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, अन्यथा यह हादसा बड़ा रूप भी ले सकता था। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी यात्रियों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर संयम से वाहन चलाया जाना चाहिए। यहाँ ओवरटेक किया जा रहा था क्या बस द्वारा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? बिल्कुल नंदनी, बताना चाहूंगा कि झालावाड़ 12 मेगा हाईवे पर जो बागेर की घाटी है, उस घाटी पर अंधे मोड़ है और साथ ही अल सुबह से कोहरा जो है छाया हुआ था। उसी दौरान जो है एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान जो लोक परिवहन विभाग की जो बस थी वो सीधे ट्रक से जा भिड़ी। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि जो बस थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी और उसके कांच फूट गए हैं।
और इसके साथ ही जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का जायजा उसने लिया है। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल जो बस है वो वहां सड़क पर खड़ी हुई है और यातायात सुचारू रूप से हो सके इसकी कोशिश पुलिस लगातार करती नजर आ रही है। और अब खबर डीग से है, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पंचायत समिति सभागार कार्यालय पहुंचे, जहां पर मंत्री ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हेल्थ, चिकित्सा जैसी सुविधा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में दवाइयों की कम रेट में भारी छूट की गई है। डीग कुमेर विधायक शैलेश सिंह ने भी बजट को लेकर चर्चा की और बजट की तारीफ की। इस मौके पर भाजपा की नेता शिवानी दायमा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो कल आम बजट आया देश का और इसे लेकर अब राजस्थान में भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। आज जवाहर सिंह बेडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट की तारीफ की है। निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी बजट 2026 है। इस बजट में मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत मिली है। जो कस्टम ड्यूटी में काफी कटौती की है और कई चीजों पे कस्टम ड्यूटी हटा भी दी गई है। जैसा हम सबको पता है कि करीब 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, जो कैंसर या असाध्य रोगों में काम आती हैं, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को हटाकर या कम कर देश के मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देने का काम हुआ है। बायो फार्मा और आयुष केंद्रों के लिए भी इस बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान, फंड आवंटन करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आमजन को टीडीएस सर्टिफिकेट अगर उनका 0 है तो उन्हें किसी अधिकारी के पास चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। टीडीएस को 5 पर टीसीएस को 5% से घटाकर 2% करने का काम। धार्मिक नगरी पुष्कर में 31 जनवरी को एक सुनियोजित लूट की वारदात सामने आई, जिसमें ब्यावर से घूमने आए 4 युवकों के साथ मारपीट कर लगभग 8 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया। पीड़ितों के अनुसार अजमेर में परिचित के कहने पर उन्हें एक व्यक्ति से रुपए मिले थे, जिसके बाद पुष्कर के मुख्य द्वार पर बुलाकर 2 कार सवार 10 से 15 बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया, मारपीट की और कार के शीशे तोड़े और नकदी लेकर फरार हो गए। हमले में एक युवक घायल हुआ। घटना का मामला 1 फरवरी की देर रात पुष्कर थाने में दर्ज कराया गया। वहीं पीड़ितों ने बाद में जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां भी दी हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं पोखरण से खबर है, जहां पर तनोट माता मंदिर से जयपुर के लिए निकली ओरन गोचर भूमि संरक्षण पदयात्रा पोखरण पहुंची है, जहां पर स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया। 21 जनवरी को भारत पाक सीमा स्थित तनोट माता मंदिर से शुरू हुई ये 725 किलोमीटर लंबी पदयात्रा जैसलमेर जिले की लगभग 25 लाख बीघा ओरन गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर हो रही है। ओरन संघर्ष टीम ने कहा है कि यह आंदोलन निजी हित के लिए नहीं, बल्कि गौ माता और आस्था के प्रतीक ओरन भूमि के संरक्षण के लिए है। टीम ने अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और गोडावण संरक्षण संबंधी हाईटेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करने के निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जताई और बताया कि आंदोलन जयपुर और जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक पैदल जारी रखा जाएगा। मांग कर रही है कि हमें हमारा ओरन हमें सुरक्षित करो और गोचर सुरक्षित करो, नदी, तालाब, खड़ीन, आगोर और जो गौ माता का अभ्यारण्य है उसको आप सुरक्षित करो। जैसलमेर के लिए आप लड़िए, किसी भी तरीके से, कोई भी आंच आए। ये ओरन गोचर का नहीं है, कभी भी आप एकता से रहिए, ये भाईचारा कायम रहे। पार्टियां अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, अपना भाईचारा कभी। प्रतापगढ़ में केंद्रीय बजट 2026 पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इसे ऐतिहासिक, दूरदर्शी और सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सोच का परिणाम है। उन्होंने बताया कि बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के भविष्य को सशक्त बनाने का रोड मैप है, जिसमें कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय का उल्लेख करते हुए नरेगा की लंबित राशि की प्राप्ति और टैक्स स्लैब में सुधार से मध्यम वर्ग को मिली राहत की जानकारी दी। मंत्री ने प्रशासनिक व्यय में 6 से 9% वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन और ग्रामीण शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकास उन्मुखी बजट बताया है, जो राजस्थान और देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करेगा।
ये बजट पेश हुआ है और बजट पूरी तरह से किसान, गरीब, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के साथ साथ उद्यमियों के लिए ये एक बहुत क्रांतिकारी बजट है। आने वाले समय में जो मोदी जी का विज़न है 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसके तहत ये बजट आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और किस प्रकार हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ के हर क्षेत्र में, आप कृषि के क्षेत्र में देख लें, सिंचाई के क्षेत्र में देख लें, उद्योग के क्षेत्र में देख लें, रेलवे के क्षेत्र में देख लें, विमान विभाग के माध्यम से देख लें, हर क्षेत्र में किस प्रकार देश को नई गति मिले उसके लिए पूरी तरह से इस बजट में समावेश किया गया है। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्व समाज। फलसून जैसलमेर के राजमथाई स्थित सुभाष नगर गांव में पोखराराम के घर में झोपड़े में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि झोपड़े में रखा खाने पीने तक का सामान, बर्तन, कपड़े सब कुछ जल गया। इसी के साथ ही चांदी के आभूषण समेत गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। घटना की सूचना मिलने पर समाजसेवी खीमाराम सुथार ने प्रशासन के साथ मौके का मुआयना किया और स्थानीय विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज को आगजनी की जानकारी दी गई। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने पीड़ित परिवार को आग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बांसवाड़ा के सागतलाई गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एकमात्र बड़े खेल मैदान पर प्रस्तावित हॉस्टल निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हॉस्टल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है, क्योंकि ये मैदान पिछले 65 वर्षों से जिला और ग्रामीण स्तर की खेल प्रतियोगिताओं, विशेषकर फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए उपयोग में आता रहा है और आसपास के अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी यही एकमात्र बड़ा खेल मैदान है। ग्रामीणों ने कहा कि 29 दिसंबर 2025 को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उन्होंने जनहित में खेल मैदान को सुरक्षित रखने की अपील की है। इस बात को ज्ञापन हम पहले भी दे चुके हैं कि धरती आबा योजना द्वारा जो संचालित जो एक हॉस्टल है, जो हमारे ग्राम पंचायत सेमना के सागतलाई गाँव के मैदान में निर्माण होने जा रही है। हम चाहते हैं समस्त ग्रामवासी कि यह खेल मैदान बंद करके किसी अन्य जगह बने और अगर यहाँ जमीन आवंटित नहीं होती तो किसी अन्य पंचायत में भी। सुजानगढ़ के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में जिला प्रशासन और छापर नगर पालिका और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से चल रहे पक्षी उत्सव के दूसरे दिन सोमवार को नए बने जसवंतगढ़ वेटलैंड में पक्षी दर्शन भ्रमण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 5 स्कूलों के 365 बच्चों ने हिस्सा लिया और नेचर गाइड आनंद कुमार ने उन्हें ताल छापर में आने वाली 300 से अधिक देसी और विदेशी प्रजातियों के पक्षियों के बारे में जानकारी दी। जसवंतगढ़ वेटलैंड विकसित होने के बाद यहां भी पक्षियों की उपस्थिति देखी जा रही है। एसीएफ क्रांति सिंह और रेंजर उमेश बागोतिया ने बच्चों को पक्षियों और उनके पर्यावरण के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। संयोजक मुदित तिवारी ने बताया कि पक्षी उत्सव के दूसरे दिन शैक्षणिक वार्ता, समूह चर्चा और वृक्षारोपण के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। हम यहाँ पे आए थे, वो स्कूल की तरफ से हमें यहाँ पे घुमाने लेके आए। हम जबरी स्कूल से हैं। यहाँ हमें पानी में बहुत सारे पक्षी दिखाए गए, जैसे वो ब्लैक शोल्डर और वो बग हेडेड फॉक्स, ऐसे बहुत सारे पक्षी दिखाए गए। हम यहाँ पे बहुत सी यहाँ पे स्कूलें आई है और बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में अच्छा बताया है। वाटरलैंड के बारे में अलग बता दिया, उनको ग्रासलैंड का एरिया के अंदर ज़्यादा बताया है। कौन कौन से यहाँ पे रेप्टर रहते हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, बले बग के बारे में, इंडियन गजल के बारे में, और ये पेराग्रीन फाल्कन, लगर फाल्कन, रेडनिंग फाल्कन, इनके बारे में उनको अच्छी जानकारी दी है। रूडी शेल्डक्स के बारे में अच्छी जानकारी दी है। नोकबिल डक्स है और पोचड़ी के बारे में उनको बताया है और केस्टेड लार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। और जसवंतगढ़ के लिए बहुत बड़ी
वहीं चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को परंपरागत और पर्यावरण अनुकूल खेती से जोड़ने हेतु जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने जैविक खेती की तकनीकें, गोबर खाद, जीवामृत, नीम आधारित कीटनाशक और हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के लाभ और फसल उत्पादन और गुणवत्ता सुधार में उनके योगदान पर जानकारी दी। किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं, अनुदान और ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों ने जैविक आदानों के नियमित उपयोग से उत्पादन और आय में हुए सुधार के अनुभव साझा किए। कृषि विकास योजना के तहत किसान भाइयों को जैविक खेती के संबंध में 3 प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। एक प्रशिक्षण पहले हो चुका है, अब ये दूसरा प्रशिक्षण किसान भाइयों को दिया जा रहा है। इसमें जैविक खेती के जो तरीके हैं उनको बताया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट बनाना, जैविक काढ़ा बनाना और वर्मी वास तैयार करना, ये सब जानकारी किसान भाइयों को दी जा रही है प्रायोगिक तौर पर। और किसान भाइयों को जो ये इसमें सम्मिलित हैं, इसमें 5 क्लस्टरों के किसान सम्मिलित हैं, जिसमें बेडोला, बलरिया, सारसों और पाउडेरा और टापुर के किसान इसमें सम्मिलित हैं। 125 किसानों को इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक किसान को वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया गया। वहीं कोटा के इटावा क्षेत्र में अंग्रेजी बम्बूल कटाई की आड़ में जंगल से हरे भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। इटावा क्षेत्र के डीपरी चंबल गांव में ग्रामीणों ने जंगल में अवैध तरीके से कटाई कर रहे कुछ लोगों का विरोध किया और हरियाणा नंबर के ट्रकों में ले जाई जा रही लकड़ियों से भरे ट्रकों को भी पकड़ा। वहीं ग्रामीणों ने रोष जताते हुए स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं मामले की सूचना पर खातौली वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 हरियाणा नंबर के ट्रकों को जब्त किया गया। वहीं एक व्यक्ति जेसीबी को मौके से भगाकर ले जाने की जानकारी सामने आई है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां पर टीईटी परीक्षा में परीक्षार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है। परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों के पहने फुल बाही वाले शर्ट को कैंची से काटा गया। परीक्षा में शामिल होने से पहले परीक्षार्थियों को प्रबंधन ने मानसिक टॉर्चर दिया है। अमानवीय व्यवहार को परीक्षार्थियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। परीक्षार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से प्रबंधन की अब बदनामी होती नजर आ रही है। तो टीटी परीक्षा में परीक्षार्थियों के साथ अमानवीय व्यवहार, उनके कपड़े कैंची से काटे गए, फुल बाजू की जो शर्ट थी उसे काटा गया। इस व्यवहार से जो यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे थे वो काफी नाराज नजर आए। वहीं बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के कासली खोरा गांव में डीजे के बकाया पैसे को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पिकअप से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक परवीन करीब 2 साल पहले अपने ससुराल में डीजे बेच चुका था और बकाया राशि लेने के लिए बीती रात वहां पर गया था, जहां कहासुनी के बाद विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि परवीन के पिकअप पर चढ़ने के दौरान उसे धक्का देकर नीचे गिराया और फिर चालक ने उस पर वाहन चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस और डीएसपी गोपीचंद मीणा मौके पर पहुंचे। पिकअप को जब्त कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है, जबकि शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच की जा रही है। तो बांसवाड़ा में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। सीधे तौर पर पिकअप गाड़ी से कुचलकर युवक की हत्या की गई है। ससुराल में बकाया रकम मांगने गया था मृतक और उसके ससुराल के ही लोगों ने उसे कुचलकर मार डाला। सुबह सूचना मिली थी कि गणाऊ गांव में रात को एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस तुरंत वहां मौके पर पहुंची थी। हमारे थानाधिकारी और जाब्ता गया है। घटना के बारे में पता किया तो पता चला कि रात को जो मृतक है, जिसका नाम जो केसरपुरा अम्बापुरा का रहने वाला है, वो अपने ससुराल में गया था। उसने पिकअप सहित डीजे बेचे थे ससुराल वालों के परिवार में। वो पैसे लेने की बात को लेकर विवाद हुआ और पिकअप और डीजे को रोकते हुए जो मृतक है वो आड़े फिर गया और गाड़ी पे चढ़ गया। प्रथम दृष्टया ये पता लगा है कि उसके ऊपर से गाड़ी का टायर फिर गया। उसको अस्पताल भी लाए थे रात को, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है। हमारे सहयोगी किशन सेन जुड़ चुके हैं इस खबर पर। किशन, पूरा मामला बताइए और अब फिलहाल क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से?
देखिए, ये जो पूरा मामला है वो सदर थाना क्षेत्र के कासला खोरा गांव का है, जहां पर एक युवक है वो आवापुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। अपने ससुराल के अंदर में आज से ठीक 2 साल पहले एक डीजे बेचा था। बीती रात को वह अपने ससुराल गया था, डीजे के पैसे मांगे थे। जब डीजे के पैसे देने से उसने इनकार किया गया तो वह पिकअप के ऊपर में चढ़ा और वह मशीन खोलने लगा। इसी दौरान उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया और इसके बाद के अंदर में उसके ऊपर से 2 बार पिकअप है वो फेर दी गई। काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली है, सदर थाना पुलिस डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा खुद मौके पर पहुंचे। जिस डीजे का विवाद था उस पिकअप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। फिलहाल जो मृतक है उसका शव जिला अस्पताल के मोर्चरी घर के अंदर में रखवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार इस मौत के इस हत्या के पीछे पूरी वजह क्या है। फिलहाल जो आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनके लिए जो कई टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही पुलिस का दावा है कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया किशन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बांसवाड़ा में एक पिकअप वाहन से घर के ही दामाद की हत्या करने का मामला सामने आया है। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं, मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर सरपंच संघ ने कार्यक्रम आयोजित किया है जयपुर के दुर्गापुरा में। जो मौका मिला है और आप एक और महामंत्री हमारे शक्ति सिंह रावत जी, कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन जी, नेमीचंद जी और मंचासीन सभी हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्य, तो आप सभी को आज यहाँ पर आने का इतना जल्दी जो मौका मिला है और आप एक मुख्यमंत्री जी के सामने सभी सरपंच बैठकर अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए यहाँ पर आए हैं और धन्यवाद देने के लिए आए हैं। आप लोगों को 2 दिन पहले शॉर्ट टाइम दिया गया था हमारे द्वारा और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर पधार कर और जो अपनों को करना चाहिए था, क्योंकि जो अपने को कुछ देता है उसको अपने को भी देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने को 1 साल का कार्यकाल दिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एक बार मिलकर एक नारा लगाएंगे, भजनलाल सरकार जिंदाबाद, भजनलाल सरकार जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, और जोर से राजस्थान का एक ही लाल। इसके साथ ही मैं अब आज और कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी को जाना है और हमारी जो बात थी वो शत्रुघ्न जी ने रख दी है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों के जो मन में है कि आप कहेंगे कि अध्यक्ष जी ने कुछ हमारी बातें रखी नहीं, तो मैं ओनली 2 मिनट के अंदर आपके सामने रखूंगा कि जो प्रधानमंत्री महोदय ने वीवीजी राम जी योजना चालू की है, उसके अंदर बहुत अच्छी योजना है और उसके अंदर जो 40-60 का रेशा किया है वो सब लोग जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए तैयार हैं और जो बजट आने वाला है उसके अंदर पहले से बजट प्रावधान करने का फैसला लेंगे, यह हमारे को उम्मीद है। और इस योजना से आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी और सुचारू रूप से जो समस्याएं आज आ रही है, नरेगा का पैसा आज कितने दिनों से पेंडिंग 2-2, 3-3 साल से पड़ा है, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। और आपके द्वारा हमारी जो मीटिंग हुई और नरेगा के मामले में अपन ने विशेष तौर से बताया, उस दिन खुद मुख्यमंत्री जी चलकर और केंद्र सरकार में गए और केंद्रीय मंत्री हमारे शिवराज सिंह जी के पास जाकर हैंड टू हैंड पैसा रिलीज करवाया। उसके लिए सरपंच संघ राजस्थान की तरफ से यहाँ पर पधारे हुए सभी सरपंचों प्रशासकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा बात नहीं कहूंगा मैं आपसे, और
ये जो राज्य वित्त आयोग का, केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा बकाया है, उसके लिए शत्रुघ्न जी ने बोल ही दिया है, सब पैसा चुनाव से पहले आपके पास आ जाएगा। नरेगा का पैसा भी आ जाएगा और कोई बकाया नहीं रहेगा। आपने जो पीड़ाएं झेली है वो अब नहीं झेलनी पड़ेगी। और वन स्टेट वन इलेक्शन की जो भावना है सीएम साहब की, सरकार की, उसका हमने पहले भी समर्थन किया था और आज भी कर रहे हैं। अब अपने जो नवगठित ग्राम पंचायतें हैं उसके बारे में भी शत्रुघ्न जी ने बता दिया है कि इसके लिए सीएम साहब बजट घोषणा करेंगे और जो संस्थाएं नहीं बनेगी उसके लिए बजट घोषणा होगी तो जल्दी इसके लिए अलग से प्रावधान होगा। और पानी, बिजली, स्वच्छता के लिए अलग से बजट प्रावधान हो, यह हमारी सबकी इच्छा है। क्योंकि पानी की जो समस्या है, जल जीवन मिशन है, उसके अंदर अलग से कर्मचारी और उसकी व्यवस्था हो जाए तो सबसे अच्छी रहेगी। ये बजट घोषणा में करवा दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आभार करेंगे। तो मैं इसी के साथ मेरी वार्ता को विराम देता हूं। आप लोग सभी आए और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, धन्यवाद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। मुख्यमंत्री जी, आजकल युवा जहाँ भी मिलता है वहीं एक ही बात कहते हैं, काका ने बहुत सारी नौकरी निकाल दी, अब हम उसकी तैयारी में लगे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी विराजे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंशे वाले की, वंशे वाले की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, आप सभी की आज के इस सरपंच संघ द्वारा आभार कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सरपंच संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंशीधर गढ़वाल जी, विधानसभा में मेरे साथी और विधायक केकड़ी भाई शत्रुघ्न गौतम जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादीज जी, सरपंच संघ के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश मीणा जी, प्रदेश के समन्वयक कमल चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, रोशन अली जी, रफीक पठान जी, राम प्रसाद जी, कृष्ण मुरारी जी, भागीरथ यादव जी, भंवरलाल जानू जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे सरपंच भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं नमन करता हूं। क्योंकि मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं वो लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार की स्कीम हो चाहे राज्य सरकार की स्कीम हो, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे सरपंच लोग ही करते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है सरपंच जब गांव में निकलता है तो लोगों की इच्छा और अपेक्षा बढ़ती है। हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि सरपंच से मैं ये काम करा लूं, सरपंच से मैं वो काम करा लूं,
चाहे वो हमारी बूढ़ी माँ हो, चाहे हमारा बूढ़ा ताऊ हो, क्योंकि उनकी आशा और उम्मीद एक सरपंच होता है। क्योंकि मैंने देखा है, कोई बीमार के लिए, कोई अगर किसी के डिलीवरी होनी है या कोई भी काम ऐसा होना है जिसकी आवश्यकता है, वो व्यक्ति के मन की बात ये होती है कि वो सरपंच को कहे और सरपंच के माध्यम से वो आगे अपने काम के लिए जाए। मित्रों, मैंने वो भी देखा है कि गांव की धूल मिट्टी में सने हुए पैर, माथे पर जिम्मेदारी की लकीरें, हृदय में गांव को संवारने का जज्बा, और यह जज्बा हर सरपंच के मन में होता है और मैं ये जज्बा होना भी चाहिए। और मैं इसलिए सरपंचों के दुख और दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं, सरपंचों की आवश्यकताओं को भी समझता हूं और सरपंचों से जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं उसको भी मैं समझता हूं। यह सब मैंने देखा है। गरीब का दुख, गरीब की वो पीड़ा, वो हमारी बूढ़ी मां की अपेक्षा, गांव के उस नौजवान की धारणा, ये सभी उसमें समाहित होती है। कोई भी काम होता है, किसी सरपंच को बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों की इच्छा और अपेक्षा ये हो जाती है, तो कहावत में भी कह देते हैं, चाहे वो खेत कटना हो, चाहे गाय भैंस को खोलना हो, तो वो कह देते हैं कि सरपंच को बुला लाइए। इस काम को कौन करेगा? घर की बोलचाल में आ जाता है कि सरपंच को बुला लाइए, वो कहता है कि नहीं कहता है? तो मैं इसको दूसरे रूप से कहता हूं, आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? ये कहावत है ना, एक कहावत चलती है ना गांव में, टूटी फूटी ठठेरे के द्वार। आती है कि नहीं आती है? तो जो भी काम उस पंचायत में गांव में होता है वो सरपंच के माथे होता है, और अच्छा हो गया वो भी उसके माथे हो गया, और थोड़ा अगर ऐसा वैसा हो गया तो भी सरपंच के माथे हो गया। होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो सारी बातें आपको बड़ी सहजता से लेनी चाहिए, क्योंकि जनता की जो इच्छा और अपेक्षा होती है उसको हम कभी इनकार नहीं कर सकते। कभी कभी तो बात यह आती है कि सरपंच को बुला लो, मेरा ये काम कर जाएगा, भैंस को सानी कर जाएगा, तो आपको कह देनी चाहिए आ रहा हूं, बताओ कितने बजे आना है। फिर उससे ये भी कहना कि दूध काट के उसको भी मैं ले जाऊंगा, तो वो ये कहेगा रहने दीजिए, बताइए था, फिर तो हम कर लेंगे। कहेगा ही नहीं कहेगा। तो ये बातें वो इसलिए है कि सरपंच का मर्म और सरपंच के प्रति लगाव और जनता का विश्वास, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको ये ईश्वर ने सौभाग्य दिया है, ये हर किसी को नहीं मिलता है। मैंने पिछली बार भी आया था, जब भी मैंने कहा था सरपंच तो आप 5 साल के हैं, लेकिन जीवन भर सरपंच हो गए कि नहीं हो गए हैं? वो यही कहेगा कौन सा सरपंच, कोई पूछेगा तो ये कहेगा नहीं वो फलाना, जब नाम आएगा, नहीं आएगा कौन, वो सरपंच आए थे। आएगा कि नहीं आएगा? तो एक बात बताइए, जनता ने आपको परमानेंट सरपंच बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया है? और एक फोकट में और दिया है, घरवाली तो वैसे ही सरपंच बन गई, कहते ही नहीं कहते हैं। और जो हमारी बहनें हैं उनके पति सरपंच बन गए हैं, बने कि नहीं बने बताइए? तो डबल डबल लाभ दिया है ना कि नहीं दिया है? इसलिए हम सबको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और आप देख रहे हैं इस काम को सभी देखते हैं। कभी कभी हमारी ये होती है कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई नहीं देख रहा है। अरे भाई, सभी देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो सरपंच साहब के सामने कह देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो पीछे कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं कि क्या कहना है, कहने से क्या है, क्यों कहें, हम क्यों बुरे बने,
तो वो नहीं कहते हैं, लेकिन समझते सब हैं। मित्रों, हम सबको उनकी भाव और भावना को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। वह साथी जो आपके संघर्ष को समझता है, आपकी पीड़ा को महसूस करता है, आपकी चुनौतियों को जानता है, क्योंकि ये सब मैंने देखा है और मैंने भुगता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब हम काम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर आती है, और जिम्मेदारी को निभाने में कितना संघर्ष छिपा है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि मैं यह भी जानता हूं, आप पूरे दिन परेशान होकर के आए, आपने जाके अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी की। हमारे पास तो मोटरसाइकिल थी, अब आपके पास गाड़ी होगी, इतना ही अंतर है कि मोटरसाइकिल ही है। बहुत अच्छा। तो जब आप मोटरसाइकिल लेकर के घर के सामने लगाओगे तो आप दिन भर परेशान होके आओगे, लेकिन जब 5, 7, 10 लोग बैठे पाएंगे तो आप देख करके उनके मन में, आपके में प्रसन्नता होनी चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि मैं तो दिन भर वहां से आया हूं और आते ही मेरे को तो 10 लोग यहां मिल गए। अरे आप सौभाग्यशाली हैं। देखिए, व्यक्ति 3 बातों में आता है, या तो आपके भाव में आएगा, तो आप जो भाव में आ रहा है तो आपको मदद करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, या वो अभाव में आ रहा है। अगर अभाव में आ रहा है तो उसको हमें मदद करनी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। वो ये उम्मीद से आ रहा है अभाव में कि मेरी मदद करेंगे, और एक तीसरा होता है कि वो आपके प्रभाव में आ रहा है। अगर अभाव में आ रहा है तो आप भाग्यशाली हो, और आपके अगर प्रभाव में आ रहा है तो आप अति भाग्यशाली हो। इसलिए वो आपके पास आ रहा है, उसको कोई भी रूप दे दीजिए। आप तो ये मान लीजिए कि उसको परमात्मा ने आपके पास भेजा है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते एक उस परमात्मा का रूप भी है, जो आपको उन लोगों के द्वारा ये महसूस होता है, चाहे वो भाव में हो, अभाव में हो, प्रभाव में हो, वो आपके पास आते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उनको पूरी तरह से आप सुने और उनके समाधान की पूरी कोशिश करें। मैं ये नहीं कह सकता कि आप पूरी समस्याओं का समाधान कर पाओगे, लेकिन उसमें मल्लम लगा पाओगे। वो गांव में कहावत है ना कि गुड़ मत दे लेकिन गुड़ की सी बात तो कर ले, है? तो उससे अगर बात करेंगे तो उसका निश्चित रूप से दुख में, उसके में कमी आएगी। यह सिर्फ एक पद नहीं है, यह तपस्या थी, एक साधना है। उसी के कारण आप सभी को सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश में सच्ची लोकतांत्रिक ताकत आप जैसे ग्राम प्रतिनिधियों में बसती है। जो मैंने कहा आपको कि जो भी योजना होगी उसका पालन आपके द्वारा होगा। आप सभी हमारे गांव के सेवक हैं, और एक सेवक का मर्म सेवक ही समझ सकता है। आप किसानों की समस्याओं को भी बारीकी समझते हैं, और आप पशुपालकों की समस्याओं को भी समझते हैं। और आपने देखा कि लगातार हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। और आप ये भी देखते हैं कि गांव में जब निर्माण होता है तो उसका भी, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है, उसमें यश और अपयश वो आपको ही लगता है। अच्छा बनेगा तो यश लगेगा, अगर गलत बनेगा तो अपयश लगेगा। आप ये भी जानते हैं कि बिजली की लाइन कहां तक पहुंची है, कैसे हमें करना है। मैं आपको 2 बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी राजस्थान में, और जिस संकल्प पत्र के साथ हम आए थे, हमने हमारे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया। हम हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी, सभी हम उसमें बैठे, और हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है, हमें सबसे पहले प्रारंभ कहां से करना है, हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान कैसे बनाना है, उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बनाना है। तो हमने उसका एक नक्शा बनाया, और उस नक्शे में हमने देखा कि सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है। आप भी ग्राम पंचायत में देखते हो ना, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, दूसरे नंबर क्या है, तीसरे नंबर क्या है। यही हमने देखा कि सबसे पहले आवश्यकता हमारी क्या है,
तो राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की थी, आपसे पूछता हूं, पानी की थी ना। तो हमने सबसे पहले राजस्थान में हमने पानी का रोड मैप बनाया कि हम राजस्थान के हर जिले को पानी की व्यवस्था, किसान को पीने को, पशुधन को, उद्योग को पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। और हमने पहले ही महीने में हमने इसकी रचना पूरी बनाई कि हम पानी का क्या करें। तो हमारी ERCP की योजना जो हमारे 17 जिलों में आती है, हमारा यमुना जल समझौता जो हमारे शेखावाटी में आता है, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर से लेके हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, जोधपुर, ये हमारा गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर से हमारा वो पानी आता है, उसके लिए हमें काम करना। इधर हमने देखा कि हमारा ब्राह्मणी नदी से पानी आएगा तो हमारे भीलवाड़ा के अंदर वहां पानी आएगा। हमने सोचा कि हमारे जो देवास स्कीम है, अरावली पर्वतमाला है हमारी है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है, वो बेकार जाता है, आधा पानी हमारा उदयपुर से, हमारा उदयपुर में, चित्तौड़ में, राजसमंद में आता है। तो उस पानी को हम कैसे लेकर के आए, वहां हमने एनीकट टनल बना करके उस पानी को हमने इधर लिया है। माई डैम के माध्यम से सोमकमला डैम में पानी आकर के हमारा जवाई बांध में कैसे पहुंच सकता है, तो पाली, जालौर, सिरोही की हमारी व्यवस्था हो सकती है। हमने संपूर्ण राजस्थान को पानी के लिए व्यवस्था और पानी के लिए कैसे हो सकता है, इसकी हमने योजना बनाई। और मैं आपको कह सकता हूं कि जो योजना हमने बनाई है वो सारी की सारी योजना हमारी धरातल पर आ गई है और कुछ हमारी आने वाली है। ये हमने एक रोड मैप पूरे राजस्थान का बनाया। हमने ये नहीं बनाया कि पूर्ववर्ती सरकार बना दी थी कि वहां किसका विधायक है। हमें विधायकों से कुछ नहीं, हमें तो हमारे 8 करोड़ राजस्थानी और हमारे पूरे राजस्थान का एक नक्शा बना करके उसके विकास की योजना पानी की हमने बनाई। दूसरी आवश्यकता किसकी थी? दूसरी आवश्यकता बिजली की आवश्यकता। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए लगातार हमने काम किया है। हमने केंद्र सरकार से हमारा MOU किया और हमने, आप देख रहे हैं, लगातार बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है। 6363 मेगावाट हमने 2 साल के अंदर पैदा की है। और लगातार हमने कहा है कि 2027 तक किसान को हम बिजली देंगे, दिन में किसान को बिजली देंगे और हम उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। ये हमने रोड मैप बनाया। हम कुसुम ए और कुसुम सी के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं, सोलर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। हम बैटरी स्टोरेज 6000 लेकर के आए। 6000 हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, हमने 6000 अप्लाई किया, वो 6000 भी हमें मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में हम 2027 तक, अब तक हम 22 जिलों में हमने प्रारंभ कर दिया देना। हम राजस्थान के किसान को पूरी तरह से दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। उस क्षेत्र में लगातार हमने काम किया, चाहे हमारा बैटरी स्टोरेज हो, चाहे हमारा पंप स्टोरेज हो, उसके माध्यम से, सोलर के माध्यम से, कुसुम के माध्यम से लगातार हम काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा काम था कि आप देखते थे हमारे किसान मजदूरों के बेटे पेपर देते थे और पेपर लीक हो जाते थे। हमने 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, हमने 16 दिसंबर को SIT गठित की और हमने लगातार उस पर अंकुश लगाया। 428 अब तक हमने 428 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे हैं क्या 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है? हमने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया। 1,44,000 की हमारी काम चल रहा है, प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा जनवरी के महीने में पहली बार 1 लाख लोगों के लिए कैलेंडर, युवाओं के लिए कैलेंडर निकाला है कि आप फॉर्म, डेट आपकी जब निकलेगी, फॉर्म भरेंगे, पेपर होगा, परिणाम आएगा और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। हमारे उस युवाओं के सपनों को हम पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं अभी तक हमने दे दिया। अभी हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, 21,000 नियुक्ति पत्र फिर देने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान का युवा अगर विकसित होगा, युवा अपने पैरों पर खड़ा होगा तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। हमारा किसान खड़ा होगा तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। हमारी माता बहनें खड़ी होंगी तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। हमारा मजदूर खड़ा होगा तो हमारा राजस्थान खड़ा होगा। और आप देख रहे हैं कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया।
राज्य राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और एमओयू के माध्यम से 8 लाख करोड़ के काम जमीन पर उतर गए। 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे तो वो काम तो हमारे लोग ही करेंगे। लगातार हम उनको नौकरी देने का काम कर रहे हैं और अभी हम युवा नीति लेकर के आए। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप उन युवा नीति को लेकर के गांव के युवाओं को सजग करें, क्योंकि जो नौकरी लेने वाले बन रहे हैं उनको कहिए आप नौकरी देने वाले बने। तो हम उनको एक क्लस्टर मिलकर के काम करेंगे तो हम उनको दे रहे हैं और ऋण भी दे रहे हैं तो हम बिना ब्याज का दे रहे हैं। पहली बार इस तरह का हमने युवा नीति लेकर के आए। मैं आपको मेरे भाइयों बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी माता बहनों के लिए आप देख रहे हैं राजीविका के माध्यम से हर गांव में, हर पंचायत में क्लस्टर बन रहा है। हमारी माता बहनें लखपति दीदी बन रही हैं, सोलर दीदी बन रही हैं, बैंक दीदी बन रही हैं। उनको कैसे, क्योंकि घर में काम होता है तो वो खेती कियारी का काम किया, थोड़ा बहुत घर का काम हुआ, उसके बाद फ्री रहती है। हमने कहा आपको 2 घंटे 3 घंटे जितना समय निकाल सकती हैं उस क्लस्टर के माध्यम से आप आइए, आपको पैसा भी मिल रहा है और आप काम भी करिए, जो आप चाहती हैं वो काम करिए। लगातार हमारी बहनों के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। ओडीओपी के माध्यम से हर जिले को हम प्रमुख बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी अपनी ग्राम पंचायत एक रोड मैप बनाइए कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से काम करना है। और इसमें मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि 21-22 का जो पैसा था आपका अटका था वो आपको मिला कि नहीं मिला? भाई 21-22 का पैसा, हम तो आए थे दिसंबर में 23 में, 21-22-23 का पैसा पहली सरकार आपको दे के नहीं गई, लेकिन वो पैसा भी हमने आपको दिया। लगातार हम दे रहे हैं। और अभी जब 17 तारीख को आए तो आपने कहा कि हमारी राज्य सरकार का, जो पहले इन्होंने कहा तो हमारी राज्य सरकार को हमने डाल दिया, लेकिन कुछ पैसा हमारा केंद्र सरकार का मेटेरियल का पैसा जो बाकी था हमने तुरंत उसी दिन जब आप आए थे उसी दिन बात की और अगले 2 दिन बाद जाकर के हम उस पैसे को 850 करोड़ रुपए हम ले आए और वो हमने आपके खातों में डाला। और अभी जो पैसा रह गया वो भी जल्दी आएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा केंद्र सरकार पैसा है वो भी हम जल्दी लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आपके चुनाव आने वाले हैं। अब वो सरपंच चला जाए, कोई दूसरा आ गया है तो वो क्या करेगा? आपको ज्यादा नहीं तो 3-4 महीने तो डाल ही देगा, है पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको वो करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमारे सरपंचों का जो अटका हुआ पैसा है वो पूरा मिले, निश्चित रूप से हम उसको देंगे। लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप संवेदनाओं के साथ काम करें। जैसा मैंने कहा है, भाव अभाव और प्रभाव में जो हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग आते हैं, निश्चित रूप से अगर वो आप काम करेंगे तो जीवन भर की, आप जो जानते हैं कि सरपंच एक बार बन जाए, बाद में क्या स्थिति है क्या नहीं, अगर बनेंगे तो लगातार बनते रहेंगे, क्योंकि आपका जो प्रभाव है जनता के अंदर, जो आपकी एक स्वीकार्यता है, वो स्वीकार्यता उससे बढ़ती है। कई मैं परिवारों में देखता हूं लगातार 10-10 साल 15-15 साल से वो या उनके परिवार में उनकी पत्नी बेटा कोई ना कोई सरपंच होता है, लगातार उनको देखिए, क्योंकि उनका समर्पण भाव है, जनता के प्रति उनका स्नेह है, प्यार है, इसलिए वो आते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आपका भी प्यार स्नेह इसी तरह का रहे और आप जब चुनाव हो तो सरपंच बने, पंचायत समिति सदस्य बने, प्रधान बने, जिला परिषद सदस्य बने, जिला प्रमुख बने। ऐसी मेरी आप सभी के लिए बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पंचायत राज में काम करने में आनंद ही कुछ और है कि नहीं है? पंचायत राज में बहुत बड़ा काम है और जनता की जो हमसे इच्छा और अपेक्षा होती है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, वास्तविक काम, सच्ची राजनीति सेवा की वही है। दिल्ली या जयपुर में बैठकर कोई भी नीतियां बना सकता है, योजनाएं घोषित कर सकता है, लेकिन उन योजनाओं का असली चेहरा केवल आप ही जानते हैं और आप ही उनको नीचे उतारने का काम करते हैं। मित्रों, मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा
कि विकसित भारत अभी जो योजना हमारी बीबीजी रामजी योजना, उसमें पहले इस योजना को गांव का पुनर्निर्माण महाअभियान है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो 100 दिन काम मिलता था वो 125 दिन मिलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप भी कहते थे, सरपंचों की मांग होती थी कि जब गांव में फसल का समय आता है तो नरेगा उस समय बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें उस मजदूर को भी परेशानी रहती है। मजदूर कहता है मैं तो आज वहां से ले आता, और आप तो जानते हैं गांव में पहले कोई पैसे तो देते नहीं थे। गांव में क्या देते थे? जो फसल कटती थी उस फसल को ही देते थे। देते कि नहीं देते? तो उसको उसकी डबल मजदूरी मिलती थी। जैसे गेहूं करते हैं तो गेहूं के पूरे रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वो रखते हैं तो उसमें गेहूं भी आता है और चारा भी आ जाता है। और गेहूं जब 5 किलो की कहते हैं तो 8 किलो 10 किलो आता है कि नहीं आता है? मैं पुरानी बात कर रहा हूं, तो 10 किलो हो गया होगा है? तो उसमें उसको डबल फायदा मजदूर को होता है उसमें। तो उधर मजदूर का भी नुकसान होता है, उधर किसान की फसल भी खराब होती है, तो उसे भी करने का काम किया है। यानी साल के 4 महीने मिलेगा उनको। जी राम जी योजना में पहले नरेगा में कितने थे? 85,000 करोड़ रुपए थे, और जब कल केंद्र का बजट आया है तो उसमें 95,692 करोड़ रुपए उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। मित्रों, अंत में इतना ही कहूंगा मैं आपको कि लगातार हमारी सरकार हमारे गरीब कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि आप उसमें कड़ी बन करके पूरा तरह से आप सहयोगी बने और सहयोगी बन करके काम करें। मैं यही कहूंगा आपसे कि आप, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। साथ ही मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने पंचायत राज को मजबूती करने में ठोस कदम उठाए हैं। आज हमारी सरकार ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और नवीनीकरण में बड़ा निवेश कर रही है। आपको सुनिश्चित करना है कि वो अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य उसका हो। हम हर गांवों को कंप्यूटर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नवसृजित 8 जिलों हेतु विभाग द्वारा 8 नई जिला परिषदों का हमने गठन किया है। पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं नवसृजन के लिए 94 नई पंचायत समिति, 3,467 नई ग्राम पंचायतें हमने बनाई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पहले चाहे नगर निगम हो चाहे ग्राम पंचायत हो, उनका कोई आधार नहीं रखा उन लोगों ने। हम जो भी काम करते हैं नीति के आधार पर करते हैं, पूरा नियम बना करके करते हैं। हमने कहा 2500 की 2550 की जनसंख्या होगी उसको हम ग्राम पंचायत बनाएंगे। हमने कहा मरुस्थल में हमारी 1550 की वादी रहेगी, उसके हिसाब से बनाएंगे। हमने उसके आधार पर बनाया। कोई ना कोई आधार लेना पड़ता है, नियम के साथ चलता है। अरे कांग्रेस ने बहुत कर दिया, मुंह देख के, शकल देख करके काम करने वाले लोग हैं। अरे भाई, हमने विकास पूरे राजस्थान का करना है, हमने योजना बना करके करना है। हमारे युवा का फायदा कैसे हो सकता है, हमारे बुजुर्ग का फायदा कैसे हो सकता है, हमारी बहनों का फायदा कैसे हो सकता है, हमारे किसान का फायदा कैसे हो सकता है। और आप देख रहे हैं लगातार माता बहनों के लिए हम लगातार कर रहे हैं। मैंने बताया कि जैसे दूध में भी हम 5 रुपए लीटर हमारी सरकार दे रही है। हमें पता है कि ज्यादा काम गाय भैंसों का हमारी माता बहनें करती है कि नहीं करती है? आप पटेला ही करते हैं? ऐसे तो बहुत कम है। बाकी हमारे गांव में माता बहनें गाय भैंस रखती हैं, उनकी सेवा भी वही करती हैं। सुबह जल्दी जग करके गाय भैंस का दूध भी निकालती हैं और डेयरी पर भी लेके जाती हैं। तो हमने देखा माता बहनें हमारी डेयरी पर लेके जाती हैं तो हमको उनको 5 रुपए लीटर अलग से देना चाहिए। तो डेयरी में हम 5 रुपए लीटर हमारी माता बहनों को देने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको लगे कि हमको अलग से। और मैं तो कहता हूं माता बहनों, 5 रुपए लीटर जिस दिन पैसा है उस दिन अलग निकाल लिया करो अपने, हैं? ठीक रहेगा ना? तो मेरा आपसे इतना है कि लगातार हमने जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी हमने बढ़ाया है। हमने अब कर दिया 10% बढ़ेगा। लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हम तो बढ़ा रहे हैं उसको, तो उसकी भी चिंता मत करो।
475 ग्राम पंचायत भवनों में 117 अम्बेडकर भवन का निर्माण पूरा किया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत भूमि विकास कार्यों को 3000 करोड़ रुपए का व्यय भी किया है हमने। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बीबीजी राम जी में अब आप जो आपकी ग्राम सभा होती है तो नरेगा में तो सिर्फ कौन सा पोखर है, कौन सा तालाब है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अब इसमें 60-40 का काम है। इसमें पक्के काम के लिए आप अपना ग्राम सभा जो होती है उसमें पूरी ग्राम सभा में लेकर के उसको कोई भी काम ऐसा करा सकते हैं जो आपके लिए वो यादगार बने। कहीं मैं देखता हूं कोई पशु औषधालय वो खराब पड़ा है, कहीं कोई विद्यालय की बाउंड्री टूट गई वो दिक्कत हो गई, कहीं चिकित्सालय कोई खराब हो गया वो दिक्कत हो गई, कोई सामुदायिक भवन बन रहा है उसमें काम नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि उसमें आप ऐसे काम परमानेंट काम भी ले सकते हैं और ऐसे कार्यों की रिपेयरिंग करा करके उसको भी अच्छा बना सकते हैं। ये इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के आए हैं। अब कहने को तो छठे राज्य वित्त आयोग में 6,633 करोड़ रुपए देकर 2,87,000 कार्य पूर्ण कर चुके हैं। सांसद स्थानीय में 318 करोड़ रुपए हमने दिए, विधायक कोटे में भी दिए, डांग विकास क्षेत्र में 45 करोड़ रुपए देकर 742 कार्य पूर्ण किए। बहुत सारे काम हैं, उनको तो मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं इतना कहूंगा अंत में आपसे कि मेरे भाई और बहनों, आप हमारी पंचायत की, हमारे प्रदेश की काम के लिए, विकास के लिए आप रीढ़ की हड्डी हो। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आप हर समस्या के समाधान में अपना सहयोग करें और हमारी जो गांव की पंचायत जो हम कहते हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए, उसकी धुरी आप हैं। आप उसको सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करते हुए हमारे गांव को कैसे मुझे बढ़ाना है। अरे ये मौका मिला है, उस बंसी वाले ने आपको मौका दिया है, आप अपने मन में विचार करिए। आपके बनने वाले 4, 5, 6 और थे कि नहीं थे? कई तो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे भी थे, लेकिन ईश्वर ने आपको क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि ईश्वर को आपसे उस जनता के बीच में काम लेना। आप उसके सहयोगी बनकर के काम करने वाले हैं। हमारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं ठीक प्रकार से जमीन पर उतरे, ठीक प्रकार से जनता को उसका लाभ मिले। हम गरीब की हर योजना को नीचे उतारे। मैं अभी ग्राम उत्थान शिविर हमारे पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, गिरदावल सर्किट पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? लेकिन उसमें सरपंचों की सहभागिता कितनी है? क्या वो अपना जो आदमी है उससे गांव में ढोल बजा करके आपकी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या हम लाभ मिलवा रहे हैं? किसान के क्षेत्र में हम हमारी परंपरागत खेती को हम करते जा रहे हैं। क्या कभी आपने नए कोई ऐसे काम किए हैं, ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे हमारे किसान का जीवन बदले? कभी मैंने इस ग्राम उत्थान में कहा है कि हर पंचायत में जिनमें पॉली हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस नहीं है, उसमें एक कम से कम बनाइए, जिससे गांव के लोग देखें और उसमें कौन सी अच्छी पैदावार हो रही है उसको लेकर के आगे बढ़े, जिससे मेरा गांव का किसान मजबूत हो। और आपको ये करना है। मैं कहता हूं, मैंने खेती की, मैंने खूब लगातार खेती की, उसमें मैंने लगातार हर साल कोई ना कोई नया काम करता था, नया देखता था क्या हो सकता है। आप भी देखिए, आप सरपंच के साथ साथ किसान भी हैं और आप वो किसान हैं जो अगर आप करेंगे उसका लाभ होगा तो उसका लाभ जनता को पहुंचेगा। लोग याद रखेंगे, अरे ये फसल तो हमारे यहाँ नहीं होती थी, लेकिन फलाना सरपंच ले आया और उसने ये किया तो हमको बहुत अच्छा हो गया, लगातार हम इसी फसल को बो रहे हैं। क्या हमारा ऐसा फल आ सकता है? अब हमारा है सवाई माधोपुर में अमरूद प्रसिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? प्रोसेसिंग मशीन आएगी तो उसमें और बड़ा काम हो जाएगा। हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर में किन्नू पैदा हो रहा है, बाड़मेर में अनार पैदा हो रहा है, जैसलमेर में खजूर पैदा हो रहा है। तो हमें कोई ना कोई नया ऐसा करना चाहिए प्रयोग करते हुए कि जो हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े।
आपके मन में हमेशा गांव, किसान, गरीब, मजदूर, महिला, यह हमारे दिमाग में रहेगा कि इसकी आय कैसे बढ़े, इसका जीवन स्तर कैसे उठे। अगर यह आपके मन में रहेगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके मन की बात वो पूरी होगी और सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। जो आप करना चाहते हैं हम उसको पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे गांव में भी वही चमक हो, अच्छा रोड हो, अच्छा अस्पताल हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छे गांव की अंदर की सड़कें हो, नाली हो, साफ हो, स्वच्छ हो। अरे क्यों बढ़ा रहे हो शहरों की ज्यादा? गांव में 3 बीघे में रहते हैं, 2.5 बीघे में घेर खींचा हुआ है, खींचा नहीं खींचा, 3-4 बीघे में बाड़ा है पूरा, और यहाँ 20-25 वर्ग मीटर के छोटे से उसमें कबूतर खाने में। मैं वास्तविकता बता रहा हूं। इसलिए उन लोगों को जो ये कहते हैं शहर में जब सारी सुविधाएं आपके माध्यम से गांव में होंगी तो शहर में लोग इसीलिए तो आते हैं कि सुविधाएं हों। मेरे भाइयों, आप इस राजस्थान की तकदीर हो, आप इस राजस्थान के जनता के विश्वास हो, आप मन से काम करिए, बिल्कुल पूरी तरह से करिए। अरे जनता के बीच में जब हम काम करेंगे जनता उसका यश देगी, हमें फल देगी। मुझे विश्वास है, मैं जब कहता हूं कि हम जनता के बीच में काम करते हैं तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जनता ही करती है। मैं जब सरपंच था, मेरे को काफी समय हो गया सरपंच हुए, मैं 2000 से 2005 तक रहा, लेकिन जब मैंने सांगानेर में चुनाव लड़ा तो मेरे गांव के वो लोग, मुझे आज भी याद है कि वो वहां से चल करके बस में बैठ करके मेरे पास यहां आए और उन्होंने जितना उनके बस की थी, जितना उन्होंने किया, मैंने उनका पैर छू करके मैंने उनका अभिवादन किया कि आप ये रखिए, आपकी भाव और भावना मेरे साथ है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं तो जनता याद रखती है। जनता वो है कि अगर अच्छा करोगे तो आपके सहयोग में कभी पीछे नहीं हटेगी। मित्रों, आपके माध्यम से हम राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें हम विकसित राजस्थान, विकसित हमारा जिला, विकसित हमारा गांव बनाना चाहते हैं। उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है और आप निश्चित रूप से अगर सहयोग करेंगे, आप अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में या एक नागरिक के रूप में, क्योंकि हम इस प्रदेश के, देश के नागरिक भी हैं और नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उनको नीचे धरातल पर, हमारे अंतिम पायदान पर खड़ा उस व्यक्ति को कैसे पहुंचे। आप जिस दिन उसके दर्द को समझ जाओगे, हमने देखा है वो युवा माँ बाप के लिए कैसा लगता है जब पढ़ लिख करके होता है, बेरोजगार बैठा रहता है, घर पर बैठ के रहता है, तो माँ बाप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। अरे ऐसे युवाओं को आप थोड़ा सा सहारा दोगे तो वो माँ बाप का सहारा बनेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे और वो राजस्थान के विकास में आगे बढ़ करके काम भी करेंगे। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को ठीक प्रकार से उतारें। मेरे पास ये है और मैं आपको कहूंगा कि ये आप सभी हमारे सरपंचों को पहुंचाएं। मैंने एक पेपर बनाया और पेपर मैंने इसलिए बनाया कि आप उसको समझें और इसका लाभ आप लें। मेरी ये योजना है 2 साल बनाम 5 साल। कांग्रेस जिन योजनाओं को 5 साल में जितनी की वो हमने 2 साल में उससे ज्यादा करके बताई। 2 साल में हमने ज्यादा किए और विशेषकर हमारा जो काम है वो है जो किसानों से संबंधित है। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा कांग्रेस के राज में 5 साल में 52,182 हेक्टेयर हुआ था और हमारे में 99,562 हेक्टेयर हुआ। ये 2 साल और 5 साल का बता रहा हूं। फार्म पौंड खेत तलाई में
उनकी 29,430 5 साल में हुई और हमारी 35,368 2 साल के अंदर हुई। फार्म पौंड खेत तलाई एवं कृषकों को अनुदान कांग्रेस ने 202 करोड़ रुपए दिए और हमने 2 साल में 303 करोड़ रुपए तो दे दिए। खेतों पर तारबंदी उन्होंने 113 लाख मीटर किया और हमने 344 लाख मीटर तारबंदी किसानों की की है। सेट एंड हाउस उन्होंने, अगर मैं उनका बताऊं तो 2 साल में तो कुछ ही नहीं हुआ उनका, जीरो कहिएगा तो, लेकिन 5 साल में उन्होंने 8,60,000 वर्ग मीटर किया और हमने 2 साल में 9,68,000 वर्ग मीटर हमने किया है। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक कांग्रेस में 2 साल में तो 45,000 और 5 साल में 51,582 और हमने किया है 98,753 2 साल के अंदर। स्वामित्व कार्ड वितरण योजना में कांग्रेस ने 2 साल में तो 1,75,000 किया, 13,90,000 हमने किया है। ये 8 गुना है, 2 साल में 8 गुना किया है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कांग्रेस ने 2 साल में 1 किया था, 5 साल में 49 किए थे और हमने 2 साल में 101 किए हैं। क्योंकि पशुपालन और खेती का मिलकर के काम होता है। पशुपालन हमेशा किसान की अर्थव्यवस्था को संभालता है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन उन्होंने 1 भी नहीं किया, 5 साल में 13 किए और हमने 2 साल में 50 किए हैं। गौशाला को सहायता राशि, अब वो कह रहे हैं गौशाला को सहायता राशि, अरे तुमने कितनी दी? 3,117 करोड़ दी थी उन्होंने 5 साल के अंदर और हमने 3,433 करोड़ रुपए तो 2 साल में दे दी। ये अंतर बता रहा हूं आपको। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण उन्होंने दिया 22,224 करोड़ और हमने दे दिया 48,325 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान उन्होंने दिया 26,707 करोड़ रुपए, हमने दे दिया 46,502 करोड़ रुपए। डिग्गी निर्माण में उन्होंने दिया 4,832 करोड़ रुपए और हमने दिया 7,959 करोड़ रुपए। मैं आपको बहुत है, ये तो 4-5 पन्ने में क्या कितना बताऊंगा आपको मैं ये भिजवा दूंगा, आप इसको निश्चित रूप से देखना मित्रों। क्योंकि गांव में जो व्यक्ति रहता है, गांव से निकल करके आता है, गांव को किसानी मजदूरी वहां की स्थिति को देखता है तो निश्चित रूप से वो महसूस करता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि ये हमने महसूस की है और हमने देखा है, इसलिए लगातार हम गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की हम चिंता करते हैं। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, आपकी आत्मीयता रहेगी तो निश्चित रूप से हम गांव, गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की निश्चित रूप से मदद कर पाएंगे और हम राजस्थान को विकसित राजस्थान और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उसके लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप आइए, सरकार से मिलकर के इस काम को करिए। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जिंदाबाद। अब माननीय अध्यक्ष जी और आप दोनों ज्ञापन